हेलो जैन मेरे साथियों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स की जो सीरीज चल रही थी उसमें नेक्स्ट टॉपिक है ध्वनि, साउंड एवं तरंग। तो समझते हैं थोड़ा ध्वनि क्या है। तो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्वनि तरंगों के रूप में चलती है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात ध्वनि बेटा निर्वात में नहीं चलती है। जैसे आप सोचो कि भैया, जैसे आपने देखा होगा गाड़ी में हम बैठ जाते हैं और गाड़ी के अंदर कोई होता है और कोई बाहर होता है। तो जब गेट बंद कर लिए जाते हैं सारे और खिड़की बंद कर लिए तो यहाँ की ध्वनि यहाँ नहीं सुनाई देती, तो ये निर्वात पैदा हो जाता है। तो ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है। ठीक है, इसी प्रकार से कहते हैं कि भैया जब कोई चंद्रमा पर या कहीं भी विस्फोट होता है तो पृथ्वी पर सुनाई नहीं देता है। रीजन क्या है इसका? क्योंकि ध्वनि निर्वात में नहीं चलती और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच निर्वात स्थित है, तो इसलिए कह देंगे ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात ये निर्वात में नहीं चलती। ध्वनि तरंगों के रूप में चलती है और ध्वनि एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा। तो जब तरंगों के रूप में चलती है तो हमें पढ़ना चाहिए कि तरंग क्या होती है। तो तरंग के बारे में थोड़ा समझते हैं। तरंग तरंग वेव्स जिसे क्या बोलते हैं हम? तरंग अर्थात वेव्स। तरंग के प्रकार देखेंगे। तरंग दो प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग, इसे माध्यम की आवश्यकता होती है। अयांत्रिक तरंग को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो थोड़ा सा तरंग के बारे में समझते हैं। माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ या डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस नहीं बोलते क्या हुआ, मतलब कुछ है डिस्टरबेंस हो जाता है, तो माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ, माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ या डिस्टरबेंस तरंग कहलाता है। तरंग के माध्यम से ऊर्जा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। ये वही तरंग है जिसके द्वारा हम क्या कहेंगे? ऊर्जा यहाँ से वहां चलती है। तो तरंग तरंग के द्वारा, तरंग के माध्यम से ऊर्जा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। ठीक है, तो क्या कहोगे बेटा, एक बार दोहराइए। तरंग माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ या डिस्टरबेंस तरंग कहलाता है। तरंगों के माध्यम से ऊर्जा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। तरंग के प्रकार समझेंगे। तरंग दो प्रकार की होती है, एक यांत्रिक तरंग और एक अयांत्रिक। यांत्रिक तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे ध्वनि तरंग क्या है? एक यांत्रिक तरंग। अयांत्रिक तरंग जिन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे रेडियो तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, ये सब क्या होती है? अयांत्रिक तरंग। समझ गए दोनों? हाँ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग को थोड़ा समझते हैं। ऐसी तरंग जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंग या प्रत्यास्थ तरंग कहते हैं। ये भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। प्रत्यास्थ तरंग, इसी को क्या बोलते हैं हम? यांत्रिक तरंग। ऐसी तरंगें जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो उसे क्या कहेंगे हम? यांत्रिक तरंग या प्रत्यास्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, यांत्रिक तरंग के प्रकार दो प्रकार की होती हैं, एक अनुदैर्ध्य तरंग और एक अनुप्रस्थ तरंग। तो पहली क्या है? अनुप्रस्थ तरंग हेडिंग, इस साइड क्या कर लेंगे हम? अनुदैर्ध्य तरंग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं? ऐसे ऐसी वेव्स जो बेटा इस प्रकार से चलती हैं। कैसे चलते हैं? इस प्रकार से। तो कह देंगे ये अनुप्रस्थ तरंग है। जैसे जल का सतह पर उत्पन्न तरंग, जब भी तुमने देखा होगा, ये कोई सतह है, यहाँ पर जब पानी आता है तो उसमें ऐसे इस प्रकार से जो विक्षोभ होता है ना, पानी ऊपर होता है फिर नीचे, तो कह देंगे बेटा ये क्या है? आपकी, आप कह दोगे ये अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, ये क्या है? तो जल का सतह पर उत्पन्न, जो जल की सतह पर जो उत्पन्न तरंग होती है उन्हें अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। जैसे रस्सी के एक सिरे को झटका देने पर उत्पन्न तरंगें पैदा होती हैं, इस प्रकार से पैदा होती है, तो उसे क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगों के माध्यम के कारण तरंग की दिशा में लंबवत होते हैं। याद रखना, इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुप्रस्थ तरंग, जो अनुप्रस्थ तरंग होती है उनके माध्यम के कारण तरंग की दिशा में क्या होती है? लंबवत। जैसे ये तरंग क्या है? लंबवत। जी तरंग जा रही है इस प्रकार से, और कण हमने क्या किया? नीचे किया, ऊपर किया, तो ये क्या हो रही है? लंबवत दिशा हो रही है। ठीक है, तो कैसे याद कर लेंगे? अनुप्रस्थ तरंग, जल के सतह पर जो तरंग उत्पन्न होती है उन्हें अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे रस्सी के एक सिरे को झटका देने पर जो तरंग उत्पन्न होती है उन्हें अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग की दिशा की लंबवत होती है। ये तरंगे इस प्रकार की चलती हैं, जैसे प्रकाश तरंग है, ऊष्मी तरंग है, सब क्या है? अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अब आता है अनुदैर्ध्य तरंग। क्या कर लेंगे? अनुदैर्ध्य तरंग। तो अनुदैर्ध्य तरंग समझते हैं थोड़ा सा। तो इसे क्या बोलते हैं? लैंगिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है, तो इस प्रकार से जो होती है ना, इस प्रकार से ऐसे ऐसे तुमने देखी होंगी, ये सब अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। जैसे जब एक स्प्रिंग से एक लोहे के टुकड़े को, एक स्प्रिंग से एक लोहे के टुकड़े या बांट को लटकाया कर थोड़ा सा नीचे खींचकर छोड़ दें, तो उसमें अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। उसमें जो तरंग उत्पन्न होती है उन्हें क्या कह देंगे हम? अनुदैर्ध्य तरंगें। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंगों में कण एवं तरंग की दिशा एक ही होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें तरंग और कण की दिशा लंबवत होती है, इसमें एक ही होती है या समांतर होती है? अर्थात समांतर होती है। इंपॉर्टेंट, सीधे क्वेश्चन आया है। जैसे ध्वनि तरंग, भूकंप तरंग, सब क्या होती है बेटा? अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। समझ गए? अब थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं अनुप्रस्थ तरंग को। किसको बेटा? अनुप्रस्थ तरंग को। अनुप्रस्थ तरंग का ये चित्र बनाया है। एक कण के माध्यम की
अवस्था है, मतलब कण की दिशा है कि कण हमने ऊपर की ओर फेंका, लेकिन किरणें कहाँ पैदा हो गई, संचरण कहाँ हो गया, इस ओर हो गया। तो कह देंगे कण की माध्यम की अवस्था ऐसी थी और संचरण की है, तो बेटा ये लंबे अंश हो गया ना, 90 अंश हो गया। तो इसलिए कहा जाता है कि अनुप्रस्थ तरंग में कण की दिशा और तरंग संचरण की दिशा दोनों लंबवत होती हैं। ठीक है, जब हम ऐसे ऐसे जाते हैं इस प्रकार से बेटा, इस प्रकार से, ये क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। तो जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसे हम श्रृंग कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रृंग। जैसे तुमने देखा होगा, याद कैसे कर लोगे, जब सबसे ऊंची ऊंची जानवरों की क्या होती है, तो सींग होती है, सींग, सींग को हम श्रृंग कहते हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है, श्रृंग होता है। और लोएस्ट पॉइंट क्या होता है, सबसे नीचा, गड्ढा बोलते हैं ना, गड्ढा, तो उसे बोलते गर्त। तो सबसे निचला पॉइंट होता है गर्त और सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है श्रृंग। ठीक है, और श्रृंग की दूरी, जो श्रृंग या गर्त की दूरी क्या कहलाती है, आयाम कहलाती है। ये क्या है बेटा, आयाम। यहां से यहां तक आयाम बनता है, यहां से यहां तक क्या बनता है, आयाम। ठीक है, तो ये श्रृंग बनता है और यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है, आयाम। ये गर्त बनता है, यहां से यहां दूरी क्या कहलाती, आयाम। ठीक है, तो आयाम समझ गए। अब इसी तरंग में दो सुरंगों के बीच की दूरी लैम्डा कहलाती है, या दो गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, लैम्डा। और लैम्डा को हम हिंदी में बोलते हैं तरंगदैर्घ्य। क्या बोलते हैं भैया, तरंगदैर्घ्य। समझ जाओगे, ये भी क्या है, आयाम। ये भी यहां से यहां क्या हो जाएगा, आयाम। ठीक है, यहां से यहां मिला दूं, इसे क्या कहेंगे, आयाम। और दो गर्तों की या सुरंगों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंगदैर्घ्य, लैम्डा कहलाती है। समझ जाओगे, ये तरंग संचरण की क्या है बेटा, दिशा है। और ये क्या है, कण की दिशा। ठीक है, अब आता है आयाम। आयाम क्या कहते हो बेटा, आयाम, आयाम तरंग की ऊंचाई कहलाती है। आयाम क्या होती है, तरंग की ऊंचाई। ठीक है, आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति एक पॉइंट मिलेगा आपको, आवृत्ति। आयाम होती तरंग की ऊंचाई, आवृत्ति के जितनी ज्यादा तरंगे हो। आवृत्ति समझो कैसे, जैसे ये चीज है, ये क्या हो जाएगी, आवृत्ति। ये जितनी ज्यादा आपको मिले वो क्या कहलाती है, आवृत्ति। जैसे आपको मैंने चित्र में समझाया, देखो ये क्या है, ये तो यहाँ कम है आयाम, ये आयाम क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा। तो ऊंचाई क्या होती है, आयाम होती है। ऊंचाई क्या होती है, आयाम। अब आवृत्ति समझो क्या होती है, कितनी ज्यादा है। तो देखो ये, देखो 1 2 3, इसमें 3 ऐसे इस प्रकार से होती है, कम है। और इसमें देखो कितनी ज्यादा, 1 2 3 4 5, ये ज्यादा है। तो इसकी आवृत्ति कम है, इस वाले की, इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब समझते हैं तरंगदैर्घ्य क्या है, तरंगदैर्घ्य। तो तरंग की लंबाई क्या कहलाती है बेटा, तरंगदैर्घ्य, तरंग की लंबाई। अब तरंग की लंबाई समझो बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा है, देखो ये ज्यादा है, यहाँ की लंबाई, इसकी लंबाई ज्यादा है, इसकी लंबाई क्या है, कम है। तो कह लेंगे इसकी तरंगदैर्घ्य कम है, इसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा है। तो तरंगदैर्घ्य भी समझ गए। अब समझते हैं आवर्तकाल क्या होता है। तो एक चक्कर में लिया गया समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल। कि एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लग रहा है, उसे क्या कहते हैं, आवर्त। अब एक चक्कर समझो बेटा, यहां से लगा के यहां तक को कहते हैं हम एक चक्कर, भैया समझना, इतना मत कर देना। एक चक्कर यहां से लगा के यहां तक, ये एक चक्कर में लगा गया टाइम क्या कहलाता है, आवर्तकाल। अब आता है कि आवृत्ति क्या कहलाती है। तो एक सेकंड में लिए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति। आवृत्ति समझा दिया, तो आवृत्ति मतलब चक्रों की संख्या। लेकिन ये कह रहा है एक सेकंड में लिए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, इसका मात्रा कितना होता है, हर्ट्ज होता है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, एक फॉर्मूला आता है, यहाँ से बन भी जाते हैं सवाल। वेग का फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर एफ इंटू एल्फा। एफ क्या है, आवृत्ति। कभी कभी v बराबर एन लैम्डा भी दिया जाता है, तो एन फोर आवृत्ति कर देंगे और लैम्डा फोर तरंगदैर्घ्य। ठीक है, आवृत्ति क्या होती है, आवर्तकाल की जस्ट उल्टी होती है। आ जाएगी अनुदैर्घ्य तरंग, दूसरी क्या हो जाएगी, अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग समझते हैं, इसमें क्या होता है, कण के माध्यम की दिशा और तरंग संचरण की दिशा एक ही मिल रही होगी, दिख रही है आपको, एक ही साइड में जा रहे हैं, तो दोनों की दिशा एक ही होती है। ये इस प्रकार की तरंगे क्या होती है, इस प्रकार से चलती हैं, इसे क्या बोलते हैं, हम अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा समझते हैं, जब ये क्या होती है, इनके बीच, इन तरंगों के बीच, ये तरंगे जब पास पास होती है संपीड़न बोलते हैं। ये बिखर सी जाती हैं दूर दूर, तो विरलन बोलते हैं। फिर संपीड़न, फिर विरलन, फिर संपीड़न, समझ जाओगे। तो ये क्या है आपका, यहाँ तक संपीड़न, ये विरलन, ये संपीड़न, ये विरलन, ये संपीड़न, समझ जाओगे। संपीड़न विरलन पूछा जाता है, तो कह देंगे जब कण पास पास होंगे तो संपीड़न कहलाता है। और संपीड़न क्या है, क्यों है संपीड़न, क्योंकि इनके बीच हम बहुत कम है, तो इसके बीच में दाब ज्यादा लग रहा होगा। तो संपीड़न में क्या होता है, दाब अधिक होता है, जब दाब अधिक होता है आयतन कम कर देंगे। अरे भाई किसी भी चीज को, ये है मान लो इसको दबाओ दोनों साइड से, तो इसका आयतन कम तो हो ही जाएगा। तो कह देंगे दाव लगाने पर आयतन कम हो जाता है, तो आयतन घनत्व का उल्टा होता है, जब आयतन कम होगा तो घनत्व बढ़ जाएगा। तो तीनों चीजें पूछी गई हैं। अब क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट, जब कण दूर होंगे, जब कण दूर होंगे तो क्या बनेगा, विरलन बनेगा। इसमें दाब कम हो जाता है, आयतन ज्यादा होता है, घनत्व क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि आयतन को उल्टा घनत्व होता है। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है ध्वनि, साउंड। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, क्या कहोगे बेटा, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, तो तरंग के रूप में क्या करती है बेटा, गति करती है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो तरंग के रूप में गति करती है। ठीक है, और यह क्या है, एक अनुदैर्घ्य तरंग, अभी पढ़ चुके हैं। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की चाल का बढ़ता हुआ क्रम थोड़ा सा समझते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ध्वनि सबसे ज्यादा
सबसे कम किस में चलती है, तो कहेंगे सबसे कम गैसों में, इसके बाद द्रव में चलती है, इसके बाद ठोसों में, और ठोसों के बाद पारा। खैर इसको ना याद करो, तो कह देंगे सबसे ज्यादा किस में चलती है, ठोसों में। क्लियर, याद रहेगा। तो गैसों में ध्वनि सबसे कम चलती है, और द्रव में बेटा क्या कह देंगे, गैसों से कम, गैसों से तेज और ठोसों से कम चलती है। ठीक है, और ठोसों में सबसे ज्यादा चलती है। तो अब आता है कि चाल, गैसों में चाल कितनी है। तो नॉर्मल गैस जैसे ऑक्सीजन वगैरह ले लो, 344 मीटर प्रति सेकंड कहते हैं। सामान्यतः गैसों की अगर बात कर दे तो 344 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल होती है। और द्रव में साधारणतः पानी की बात कर दूं तो बेटा क्या होता है, 1498 मीटर प्रति सेकंड, ये याद कर लेना। और इसमें बेटा आयरन लोहा की याद कर लेना, 5130 मीटर प्रति सेकंड। क्या कह दोगे, 5130 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है भैया, बनेगा। ठीक है, हाँ। और ये पूछ सकता है शुष्क वायु में जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो, शुष्क वायु क्या है, जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, तो वायु में कितनी होती है, 344 मीटर प्रति सेकंड। हाइड्रोजन में कितनी, 1284 मीटर प्रति सेकंड। हीलियम में कितनी, 972 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और समुद्री जल में पूछ ले तो समुद्री जल में बेटा क्या होती है, 1500। मैंने आप साधारण पानी का याद कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या सबसे ज्यादा ठोसों में, ये जरूर याद करें, सबसे ज्यादा लोहे में होती है, फिर स्टील में, फिर निकल में, फिर एल्युमिनियम में। इसलिए कहते हैं डीजे के जो बेटा साउंड डाउन वगैरह होते हैं, चोंगा वगैरह होते हैं, उनको क्या होता है इसमें, तो कहेंगे इसे स्टील के बना, एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एल्युमिनियम सबसे ज्यादा क्या होता है, ध्वनि की तरंग होती है, याद रख लेना। अब क्या है, घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। क्या बढ़ने पर, घनत्व बढ़ाने पर हम ध्वनि की चाल क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, हाँ। एक पॉइंट और पूछा जाता है कि ध्वनि की चाल 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर क्या फर्क पड़ेगा, तो कहेंगे 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाएगी। 0.61 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाएंगे। ठीक है, आगे क्या आता है, ध्वनि की चाल में परिवर्तन। इंपॉर्टेंट है ये, ध्वनि की चाल में परिवर्तन। ध्वनि की चाल में परिवर्तन कैसे, तो जब मैं कहूंगा यदि हम तापमान बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी। ठीक है, तापमान बढ़ाने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। दाब बढ़ाने पर ध्वनि नो चेंज, अर्थात दाब बढ़ाने पर ध्वनि पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। आर्द्रता बढ़ाने पर भी ध्वनि क्या होती है, बढ़ जाती है। आर्द्रता बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। आवर्ती तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पर भी ध्वनि पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आवर्ती तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पर ध्वनि पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है कि माध्यम कैसा है, ठोस है, द्रव है, गैस है, उसको कहते हैं प्रत्यास्थता। ध्वनि की चाल माध्यम पर निर्भर करती है। क्वेश्चन ये पूछा गया, क्या कारण है, क्या कारण है कि बिजली चमक पहले आती है और सुनाई बाद में देती है। मतलब जो बिजली होती है ना, वो चमक पहले जाती है और सुनाई बाद में देती है। तो क्या कारण, तो कहेंगे प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बेटा अधिक होती है, इसलिए प्रकाश पहले दिखाई देता है और ध्वनि बाद में सुनाई देती है। ठीक है, समझ जाओगे क्या रीजन है। अगर चंद्रमा पर विस्फोट किया जाए, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर चंद्रमा पर विस्फोट किया जाए तो ध्वनि पृथ्वी पर कब सुनाई देगी, कितनी देर बाद सुनाई देगी। आप कहोगे कभी नहीं सुनाई देगी। क्यों नहीं सुनाई देगी, क्योंकि ध्वनि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता हो, और बेटा क्या है, यांत्रिक से पृथ्वी पर क्या है, माध्यम कोई ना तो वायु है ना कुछ है, इसलिए इसकी ध्वनि कभी नहीं सुनाई देगी। याद रखना, इंपोर्टेंट पॉइंट है, आया हुआ है। अगला क्या है, ध्वनि की विशेषताएं। अगला क्या कहते हो बेटा, ध्वनि की विशेषताएं। ध्वनि की सॉरी, ध्वनि की विशेषता में हमें क्या पढ़ना है, एक तो परावर्तन, इसे सही कर लेना बेटा, क्या है परावर्तन क्या है परावर्तन, क्या पढ़ना है, परावर्तन पढ़ना है। परावर्तन हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ परावर्तन ये प्रतिध्वनि, अपवर्तन, अनुनाद, विवर्तन, तारत्व और पिच और गुणवत्ता, क्वालिटी और तीव्रता। इतनी चीजें पढ़नी है, कुछ वन लाइनर शब्दावली हैं जो इंपोर्टेंट है, आ जाती है। ध्वनि का परावर्तन, रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो किसी सतह से टकराकर ध्वनि का वापस आना क्या कहलाता है, ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। किसी सतह से टकराकर ध्वनि का वापस आना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। जैसे मेगाफोन, बल्ब हॉर्न, स्टेथोस्कोप। ठीक है, स्टेथोस्कोप याद रखना। मेगाफोन मतलब जैसे तुमने देखा होगा, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, मेगाफोन का यूज करते हैं। ठीक है, और बाल हॉर्न क्या होते हैं, जैसे तुम बता, हॉर्न लगी होती पहले गाड़ियों में लगी होती थी। ठीक है, इस टाइप को, ये क्या होता था, रबड़ का लगा होता था, इसको दबाने से बेटा क्या होता था, ये बचता था। ठीक है, तो ये क्या होगा, वाल्व हॉर्न। इसको डॉक्टर डाले होते हैं, जैसे हम अपनी लैंग्वेज में आला बोल देते हैं। इस प्रकार से दिल की धड़कनों को बेटा क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है तो इसको, तो ये सब किस प्रकार करते हैं, ध्वनि के परावर्तन पर, रिफ्लेक्शन पर। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रतिध्वनि। इको, इको क्या है, ध्वनि का बार बार परावर्तन होना। एक दो बार परावर्तन होना ध्वनि परावर्तन कहलाएगा, उसी परावर्तन वो बार बार होने लगे तो कहेंगे, मतलब जैसे मान लो यहाँ से ध्वनि आई, इसका परावर्तन हो गया फिर से, वही परावर्तन बार बार दोहराने लगे तो उसे क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। ध्वनि का परावर्तन क्या बोलेंगे, बार बार परावर्तन इको बोलेंगे, अर्थात प्रतिध्वनि बोलेंगे या गूंज बोलेंगे, इंपोर्टेंट है। ठीक है बेटा, क्या बोलेंगे, ठीक है,
तो क्या बोलेंगे, प्रतिध्वनि, गूंज या इको बोलेंगे। ध्वनि का बार बार परावर्तन होना प्रतिध्वनि कहलाता है। ठीक है, अब एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए 1/10 सेकंड का अंतराल होना चाहिए। ठीक है, कितने का अंतराल होना चाहिए, मतलब हमें जो प्रतिध्वनि सुनाई देती है कम से कम 1/10 सेकंड का क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, तभी हमें प्रतिध्वनि अच्छे सुनाई देती है। ठीक है, और एक पॉइंट और पूछा गया है कि कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है, तो 1/10 सेकंड तक। किसी मनुष्य के कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है, इसलिए कहते हैं कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए हमें कितना होना चाहिए, अंतराल 1/10 सेकंड का होना चाहिए। ठीक है, हाँ, अगला, प्रतिध्वनि तब सुनाई देगी जब परावर्तक सतह का क्षेत्रफल अधिक हो। जैसे मान लो हम यहाँ खड़े हैं, हम क्या हैं, यहाँ खड़े हैं, कोई व्यक्ति, ठीक है, ये क्या है, यहाँ खड़ा है व्यक्ति, ये जब सतह बहुत बड़ी हो, परावर्तक सतह, तभी टकरा कर ध्वनि हमें सुनाई देगी। ठीक है, जैसे पहाड़ों पर बोलने पर हमें क्या होती है, वो बार बार आवाज आने लगती है, मूवियों में देखा होगा आपने। तो ये क्या होता है, प्रतिध्वनि का उदाहरण होता है। ठीक है बच्चा, किसका होता है, प्रतिध्वनि का, समझ जाओगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्रतिध्वनि। एक पॉइंट और आता है यहाँ पर कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 17.2 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 17.2 मीटर होनी चाहिए, तो हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। जैसे कुएं वगैरह में हम लोग क्या करते हैं, जब बोलते तो वहां से रिटर्न आवाज आती है, तो उसे बोलते हैं प्रतिध्वनि। ठीक है, अब आता है इसका प्रयोग। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, समुद्र की गहराई पता करने में प्रयोग किया जाता है, और वायुयान की स्थिति पता करने में, कि कोई भी हवाई जहाज या कोई भी एरोप्लेन कहाँ उड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या कह देंगे, वायुयान की स्थिति पता करने में और समुद्र की गहराई पता करने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपने मार्ग से क्या होती है, हट जाती है। मान लो बेटा इस माध्यम से ऐसे गई, जाना था ऐसे, लेकिन ऐसे न जाके ऐसे चली गई, तो इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन पर अपवर्तन। ठीक है, आपने प्रकाश में ये चीज पढ़ी होगी, तो वही सेम प्रोसेस यहाँ भी कर देंगे। ठीक है, तो इसी रीजन के कारण हमें दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि क्या होती है, तेज सुनाई देती है। किसके कारण, अपवर्तन के कारण। ठीक है, अपवर्तन के कारण दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि तेज सुनाई देती है। अनुनाद क्या होता है, अनुनाद मतलब कंपन। जैसे अनुनाद आपने देखा होगा, तो कंपन कर रही वस्तु पर उसी की आवृत्ति का बाह्य बल लगाया जाए। कंपन कर रही वस्तु पर उसी की आवृत्ति का क्या लगाया जाए, बाह्य बल लगाया जाए, तो उसके कंपन का आयाम अधिक हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपन कर रही वस्तु पर आवृत्ति के बाह्य बल लगाया जाए, उतनी ही आवृत्ति का बाह्य बल लगाया जाए, तो उसके कंपन आयाम अधिक बढ़ जाता है। अब सुनो कैसे बढ़ जाता है आयाम। जैसे तुमने बेटा क्या होगा, ऐसे घंटा देखा है आपने, लगा हुआ घंटा, घंटी लगा देखा होगा घंटा, तो ये देखा होगा, और इसको यहाँ से पकड़ के बजाओगे तो ज्यादा नहीं बजेगा, लेकिन इसे एक रस्सी से क्या कर दोगे, या किसी रस्सी से बांध दोगे, तो इसको आपने बजाया। ठीक है, तो ये जो बीच का हिस्सा इसमें टकराएगा, तभी तो हमें सुनाई देती है आवाज। और साथ में क्या होगा, ये इस साइड जा रहा है और साथ में रस्सी भी झूमने लगती है, रस्सी झूमने लगी तो ये इस साइड आया, और जो बीच में होता है वो इस साइड गया, तो दोनों में क्या हो जाता है, कंपन होता है। तो जितना आयाम इसमें लग रहा है उतनी ही बाह्य बल इसमें लग रहा है, तो इसलिए हमें तेज सुनाई देता है, उसकी गूंज कैसी सुनाई देती है, तो वही रीजन है अनुनाद के कारण। कंपन कर रही वस्तु पर उसी आवृत्ति का बाह्य बल लगाया जाए, तो उसके कंपन का आयाम अधिक बढ़ जाता है, इसे क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। जैसे बिजली और गड़गड़ाहट के दौरान कांच की खिड़की का कंपन करना, कभी देखा होगा तुमने, कोई डीजे बजता है या बिजली तड़कती है या कोई गड़गड़ाहट ज्यादा होती है, तो उसमें कांच की खिड़कियां क्या करने लगती, कंपन करने लगती है, इसी को क्या बोलते हैं, अनुनाद। नेक्स्ट हेडिंग आती है विवर्तन। नेक्स्ट हेडिंग क्या आएगी बेटा, विवर्तन। विवर्तन क्या है, ध्वनि तरंग के माध्यम से टकराती है तो वह मुड़ जाती है, उसे क्या बोलते हैं, विवर्तन। जैसे प्रकाश का विवर्तन देखा होगा तुमने, ऐसे ऐसे टकराया जाता है प्रकाश, कई रंगों में बढ़ जाता है, तो सेम यही कह देंगे हम कि ध्वनि तरंग के माध्यम से टकराती है, ध्वनि तरंग किसी माध्यम से टकराती है तो वो मुड़ जाती है, बिखर जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, विवर्तन। जैसे हम दूसरे कमरे में बैठे व्यक्ति को नहीं देख सकते हैं लेकिन सुन सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है दीवार के अंदर, ये क्या है बेटा, गेट है, और हम यहाँ हैं, तो क्या हमें वो व्यक्ति दिख जाएगा, क्या नहीं, लेकिन सुनाई देगा। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है बेटा, कई दिशा में बढ़ जाती है ध्वनि, ऐसे ऐसे ऐसे, तो किस कारण, तो कहेंगे विवर्तन के कारण, बढ़ गई तो विवर्तन। ठीक है, याद कर लोगे। अब 2 पॉइंट और है, तारत या पिच, यहां से क्वेश्चन बहुत बनता है। और ध्वनि की प्रबलता, पिच क्या है, इंपोर्टेंट है पिच। तो पिच समझते हैं, ध्वनि का मोटा या पतला सुनाई देना क्या कहलाता है, पिच कहलाता है, तारत कहलाता है। ठीक है, और तारत आवृत्ति पर निर्भर करता है, किस पर, आवृत्ति पर। ध्वनि का मोटा या पतला सुनाई देना क्या कहलाता है, पिच कहलाता है। और पिच और आवृत्ति दोनों समानुपाती होती हैं। ठीक है, अगर आवृत्ति कम हो तो आवाज मोटी होगी। ठीक है, या क्या कह देंगे बेटा, पिच कम हो तो भी क्या होगी, आवाज मोटी हो जाएगी, और आवृत्ति ज्यादा या पिच ज्यादा हो तो आवाज पतली हो जाएगी। इसलिए लड़कियों की पिच क्या होती है, ज्यादा होती है,
लड़कों की पिच क्या होती है, कम होती है। इसलिए लड़कों की आवाज कैसी सुनाई देती है आपको, लड़कियों की आवाज पतली सुनाई देती है, ठीक है, क्योंकि उनकी पिच कैसी होती है बेटा, ज्यादा होती है। याद कर लोगे, हाँ बहुत बढ़िया। तो देखो एक पॉइंट भी आया, क्वेश्चन पूछा गया है कि स्त्रियों की आवाज का तारतम्य या पिच पुरुषों की तुलना में ऊंचा होता है, इसलिए क्या कहते हैं कि स्त्रियों की आवाज कैसी होती है, पतली सुनाई देती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ध्वनि की प्रबलता, लाउडनेस। तो कान में ध्वनि धीमी या तेज सुनाई देती है, उसे वो हम क्या बोलते हैं, ध्वनि की प्रबलता। ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है, ठीक है। प्रबलता का मात्रक डेसिबल डीबी होता है और एसआई मात्रक वाट प्रति मीटर होता है, इंपोर्टेंट है, एसआई मात्रक वाट प्रति मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग आती है तीव्रता। क्या करोगे बेटा, तीव्रता इंपोर्टेंट है। तीव्रता किसकी, ध्वनि की तीव्रता, ठीक है। तो किसी एकांक क्षेत्रफल में प्रत्येक सेकंड में प्रवाहित ध्वनि की ऊर्जा को क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। किसी एकांक क्षेत्रफल में प्रत्येक सेकंड में, मतलब हर एक सेकंड में प्रवाहित ध्वनि को हम क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वाट मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये थोड़ा ही अंतर है, तीव्रता क्या होता है, आयाम के स्क्वायर होता है। प्रबलता आयाम के समानुपाती होती है और तीव्रता आयाम के स्क्वायर होती है, ठीक है, कर लोगे। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है कि दो समान तीव्रता वाली, मतलब उनकी तीव्रता समान है, दो समान तीव्रता वाली ध्वनि में भी एक अधिक सुनाई देती है और एक कम सुनाई देती है, ऐसा क्यों? तो आप कहोगे भैया जिसके लिए कानों की संवेदनाशीलता अधिक होगी वो हमें अधिक सुनाई देती है और जिसके लिए तेज होगी वो तेज सुनाई देती है। जैसे तुमने सुना होगा कि कोई शब्द हमें बहुत प्रिय होता है, अगर वो बोला जाए तो वही शब्द उतनी स्पीड में बोला जाए तो वो हमें जल्दी सुन जाएगा, और कोई शब्द ऐसा होगा हमें उतनी स्पीड में बोलेगा लेकिन हमें नहीं सुनाई देगा, तो वो कहे संवेदनशीलता, अर्थात प्रबलता के कारण। वो मेन रीजन क्या है उसकी, प्रबलता के, कानों में प्रबलता कैसी है, संवेदनशीलता कैसी है, ठीक है, याद रहेगा। अब कुछ क्वेश्चन और आते हैं कि अगर कोई व्यक्ति फुसफुसाहट करे, दो लोग फुसफुसाहट आपस में बात करें बहुत स्लो स्लो, तो कितनी डीबी का ध्वनि उत्पन्न होती है, तो 15 से 20 डीबी की ध्वनि उत्पन्न होती है। ये भाई घोर के पी जाना इस क्वेश्चन को, इतना इंपॉर्टेंट है हद से ज्यादा। फुसफुसाहट में दो लोग अब बात करें तो 15 से 20 डीबी की ध्वनि उत्पन्न होती है, कितनी, 15 से 20 डीबी। अगला आता है सामान बातचीत में कितनी ध्वनि पैदा होती है, ठीक है, जो नॉर्मल हम बात करते हैं उसमें कितनी, तो 30 से 60 डीबी, याद कर लोगे, 30 से 60 डीबी। अब बता तेज आवाज, जब कोई व्यक्ति बोलता है तेज आवाज में बोले हाँ करके बोले, तेज आवाज में कितनी, तो 70 से 80 डीबी, और सामान्य में कितना हो जाएगा, 30 से 60 डीबी। इंपोर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये वाला पॉइंट है कि मनुष्य के कानों के लिए नुकसान होती है, मतलब कितने से नुकसान होने लगती है, तो 85 डीबी से ऊपर अगर ध्वनि हम सुने तो कानों को क्या करने लगती है, नुकसान करने लगती है। और मनुष्य सहन कितना कर सकता है, सहन क्षमता कितनी है, तो 120 से 130 डीबी के आसपास हम सहन कर सकते हैं, ठीक है। कितनी डीबी, 130 डीबी या 138 डीबी नहीं, 130 डीबी है, ठीक है। मनुष्य कितना सहन कर सकता है, 120 से 130 डीबी के अधिक नहीं कर सकता है, इसके बीच में कर सकता है, ठीक है। 1 डीबी बराबर कितना होता है, 1000 हर्ट्ज, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, 1 डीबी बराबर 1000 हर्ट्ज। तो जो मनुष्य होता है, मनुष्य 20 से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकता है, इससे कम नहीं सुन सकता। मनुष्य 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकता है, इससे कम नहीं सुन सकता। आवर्ती के आधार पर तरंग के प्रकार, तरंग 3 प्रकार के होते हैं, आश्रव तरंग, श्रव तरंग और पराश्रव तरंग, ठीक है। इंफ्रासोनिक वेव्स, ऑडिबल साउंड और अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है, याद कर लोगे। जैसे 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि होती है, जैसे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वाली ध्वनि होती है, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली ध्वनि होती है, ठीक है, याद कर लोगे। इस प्रकार से एक थोड़ा सा चित्र बनाया है, समझ सकते हो आप। ये क्या है आपका 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम, तो 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि केवल हाथी सुन सकता है, और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि कौन सुन सकता है, मनुष्य सुन सकता है, और 20,000 हर्ट्ज से 2 मेगा हर्ट्ज कौन, चमगादड़ वगैरह सुन सकते हैं, और इससे ऊपर कौन सुन सकता है, कुत्ता वगैरह सुन सकता है, ठीक है। इस प्रकार से एक चित्र बनाया गया। इन्हें अवसर तरंग बोलते हैं, निस्रव तरंग बोलते हैं, पराश्रव तरंग बोलते हैं, ठीक है। हमारा कान इनको नहीं सुन सकता है। सुन सकते हैं, कौन कौन सुन सकते हैं पूछा जाता है, गैंडा, हाथी, व्हेल और कबूतर सुन सकता है। श्रव तरंग मनुष्य के कान सुन सकते हैं इसको, और इस वाली तरंगों को, पराश्रव तरंगों को, तो हमारा कान नहीं सुन सकता। चमगादड़, कुत्ते, बिल्ली वगैरह सुन सकते हैं, ठीक है, कर लोगे, बहुत ही सिंपल है, आए हुए क्वेश्चन और आते भी है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्यों, क्या रीजन है, तो कहेंगे पराश्रव तरंगों के कारण उड़ता है। किस कारण, पराश्रव तरंग। अब होता सोनार, SONAR, सोनार क्या है, तो सोनार में पराश्रव तरंगों का प्रयोग होता है, जिसकी माध्यम से पिंड की दूरी, जल के अंदर मछलियों का समुदाय, पनडुब्बी वगैरह मालूम करने में हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, किसका, सोनार का। अगला आता है पराश्रव तरंग। पराश्रव तरंग, पराश्रव तरंग को सबसे पहले सीटी बजाकर किसने उत्पन्न किया था,
तो सीटी बेटा गालों से बजाई जाती है, तो किसने किया था? गाल्टन ने। याद कर लेना, बहुत सिंपल है। पराश्रव द्वारा विमानों के आंतरिक भागों की सफाई भी की जाती है। इन तरंगों के द्वारा हम क्या कहते हैं, जो अंदर की सफाई नहीं हो पाती, तो इन्हीं तरंगों को पैदा करते हैं, जिससे वो धूल धक्कर क्या होती है, हट जाती है वहां से। ठीक है। पराश्रव का प्रयोग किसमें किया जाता है? सोनोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्या हो जाएगा? अगला पॉइंट, किसी ध्वनि स्रोता की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो डॉपलर प्रभाव कहते हैं। इंपोर्टेंट है, किसी भी ध्वनि स्रोता की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को हम क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ठीक है बच्चा, हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो पिछली देखनी हो तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो।